ऐसा देखो वही लिखा है कुछ वही है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर, मैथ्स उसने प्लाजा। लिखा है। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इस चैप्टर का लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है और यह आज लेक्चर 2 है। यदि आपने उसको नहीं देखे हैं पहले देखिएगा तो ये समझ में आएगा। तो लेक्चर 1 में समझने के बाद हम लोग यहाँ समझेंगे कि लोहे में जंग लगना, क्या लोहे में जंग लगना, ठीक है, ध्यान समझो सब कि लोहे में जंग क्यों लगता है। लोहे में आखिर जंग जो लगता है हम लोग रोज आए दिन देखते हैं, कभी लोहे के ग्रिल में, ठीक है ना, लोहे के साइकिल में, लोहे के बाइक में, लोहे के किसी भी वस्तु में क्या लग जाता है, जंग लगता है। क्यों लगता है, ठीक है ना। तो हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है, ठीक है ना। जंग लगने से लोहा क्या हो जाता है, नष्ट। मतलब एक समय ऐसा आता है जब लगातार यदि जंग लगते रहता है ना, लोहा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना, सड़ जाता है वो, ठीक है ना। चूंकि लोहे का उपयोग पुल, जहाज, ट्रक आदि बनाने में करते हैं। बड़ा बड़ा जो पुल बना होता है किसका बना होता है, लोहे का। जहाज किसका बनता है, लोहे का। बड़ा बड़ा गाड़ी किसका बनता है, लोहा का बनता है, ठीक है ना। और यदि मान लो उस लोहा में जंग लग जाए तो बड़े से बड़े पुल भी टूट के क्या हो सकता है, गिर सकता है। बड़ा से बड़ा जहाज ऊपर से गिर सकता है, पानी का जहाज पानी में डूब सकता है। बड़ा बड़ा ट्रक जो है अचानक मान लो जंग लग गया, टूट गया लोहा, ठीक है ना, बड़ा बड़ा ट्रक का एक्सीडेंट हो सकता है। अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है ना। ये लोहे में जंग लगने से बहुत प्रकार की क्षति होती है, एक प्रकार की नहीं बल्कि बहुत प्रकार की क्षति होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग कुछ इस प्रकार समझेंगे, ठीक है ना। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है ना। पूछेगा लोहे में जंग लगने के लिए क्या क्या जरूरत है, ऑक्सीजन और जल। तो ये टॉपिक यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। या स्टार्ट से लिखेगा, जहां तक लिखा था उसके आगे लिखना, ठीक है ना। लोहे में जंग लगने के लिए, लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। दोनों की उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है, ठीक ना। लेकिन लोहा में जंग लगने के लिए दो चीज होना चाहिए। पहला क्या, ऑक्सीजन, दूसरा क्या, तो जल। ऑक्सीजन यानी मतलब हो गया हवा, ठीक है ना। हम लोग जो सांस लेते हैं वो कौन सा गैस सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस। कौन सा लेते हैं, ऑक्सीजन। और सांस के माध्यम से जो भी गैस छोड़ते हैं, कौन सा गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। ऑक्सीजन गैस को सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सांस में छोड़ते हैं, ठीक ना। तो वही ऑक्सीजन गैस और पानी जल दोनों ही क्या है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है, ठीक ना। लोहे में जंग लगने के लिए क्या है, आवश्यक है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगता है। हवा में यदि नमी ज्यादा होगा तो जंग बहुत जल्दी लगेगा। हवा में यदि नमी कम होगा तो जंग भी क्या लगेगा, धीरे धीरे कम लगेगा, ठीक ना। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों के माध्यम से हम लोग जंग लगने से रोक सकते हैं। लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन या जल दोनों के संपर्क से बचा के रखना पड़ेगा। पहला क्या है कि लोहा की वस्तु जल में ना जाए, पानी में ना जाए, पानी से क्या करके रखना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा। और ऑक्सीजन के संपर्क में ना रहे उससे भी क्या करना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका एक सरल उपाय है कि उन पर पेंट कर दीजिए। लोहे की वस्तु पे क्या करना चाहिए, पेंट। अगर लोहे की वस्तु को पेंट कर देते हैं वो ऑक्सीजन और जल दोनों के संपर्क में नहीं आता है और दोनों से वो बचा रहता है, ठीक है। दोनों से वो क्या रहता है, बचा हुआ रहता है। सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट या ग्रीज का परत चढ़ाना चाहिए। ग्रीज तो तुम लोगों ने समझा, मोटा मोटी पेंट मान लो, पेंट सब समझता है ना। जितने भी लोहे की वस्तुएं, चाहे लोहे का पंखा हो, ग्रिल हो, जहाज हो, मोटर हो, ट्रक हो, कार हो, ठीक ना, बड़ा से बड़ा वस्तु हो या फिर छोटा से छोटा वस्तु हो, सभी वस्तुओं में क्या करना चाहिए, पेंट करना चाहिए। इससे वो जल्दी नहीं सड़ता और जंग नहीं लगता है और इससे जंग लगने से रोका जा सकता है। एक अन्य उपाय यह है कि लोहे की वस्तुओं पर
जिंक की परत चढ़ानी चाहिए, जिसको हम लोग जस्तीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगा, मोटा मोटे समाज में क्या करता है, मोटा मोटे समाज में पेंट ही करता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप या सदलेपित होते हैं, उनमें जंग नहीं लगता ना। हमारे घर में जो पाइप जो होता है, लोहा का पाइप, जैसे कि ट्यूबवेल में लगा हुआ है या फिर कोई मोटर वगैरह में लगा है, उसमें यसद लेपा हुआ रहता है। क्या रहता है, यसद लेपा हुआ रहता है ना, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है या फिर बहुत धीरे लगता है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं? जो पानी में जो जहाज चलता है वो किसका बना होता है, लोहा का बना होता है। और उसका एक पार्ट पानी के नीचे रहता है ना। जैसे मान लो ये जहाज है, तो नीचे का पार्ट हमेशा कहाँ रहता है, पानी के नीचे, ऊपर का पार्ट रहता है पानी के ऊपर। अभी अभी जस्ट हम क्या बताए कि पानी से बचा के रखो। क्या पानी में चलने वाले जहाज को पानी से बचा के रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो पानी में ही चलता है। अब पानी में चलता है तो इसका मतलब वो पानी में रहेगा कि नहीं रहेगा। अब पानी में जब रहेगा तो उसको पानी से बचा के नहीं रख सकते हैं, इसका मतलब उसमें जंग भी लगेगा, ठीक ना। तो पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदे गिरती रहती है। पानी का ऊपर जो भाग है उसमें हल्का हल्का जल का मात्रा आता है, लेकिन पानी के नीचे जो भाग है वो पूर्णतः पानी में डूबा रहता है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण मतलब नमक। समुद्र के पानी में क्या पाया जाता है, नमक, ठीक ना। और लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम को और बढ़ा देती है। अगर कोई नॉर्मल पानी है, साधारण पानी, उसमें जंग यदि लगता है जितना फास्ट, उससे ज़्यादा तेजी से उसमें जंग लगेगा, जिसमें क्या है, लवण मिला है। लवण मतलब नमक मिला हुआ है, ठीक ना। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उसमें जंग लगता है। ऐसा नहीं जहाज में पेंट नहीं रहता है। जहाज में पेंट के बाद भी उसमें क्या लगता है, जंग लग जाता है। इसीलिए जो है ना, जहाज के जो है बहुत सारे पार्ट को प्रत्येक साल बदला जाता है। चाहे वो पार्ट नया भी रहता है ना, फिर बदला जाता है। कहीं चलते चलते मतलब रास्ते में टूट गया जंग लगने के कारण, तो हजारों यात्री पानी में डूब के मर सकते हैं। अगला दिया क्रिस्टलीकरण, ठीक ना। क्रिस्टलीकरण क्या है, कहता आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा साधारण नमक। साधारण नमक जिसको हम नमक कहते हैं, ठीक ना, लवण भी कहते हैं। साधारण नमक को नमक भी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, लवण, जो नमक के हम लोग खाते हैं। और ये लवण जो है समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त होता है, समुद्र जल के वाष्पन के माध्यम से प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता, ठीक ना। समुद्र के पानी से जो नमक जो प्राप्त होता है, यह नमक क्या होता है, शुद्ध नहीं होता है। किसी पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करते हैं, ठीक है। शुद्ध करने की प्रक्रिया है क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण। यहाँ देखो क्रिस्टलीकरण क्या है, क्रिस्टलीकरण। पूछा क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं ना, तो फिर इसका डेफिनेशन लिखना है। क्रिस्टलीकरण क्या है, तो लिखना है आप किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अब पूछेगा क्रिस्टलीकरण कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखना, क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन। क्या है, भौतिक परिवर्तन। यानी कि यह मतलब कौन, क्रिस्टलीकरण यह एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। यह कौन सा परिवर्तन है, यह जो है ना भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है, ठीक ना। तो यानी कि शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, वही जो है क्रिस्टलीकरण कहलाती है, ठीक ना। और यह एक भौतिक परिवर्तन है।
इस तरीके से समझ गया ठीक ना। यही जो है इसका क्या था, ये लास्ट टॉपिक था ठीक ना, ये इसका लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ जो तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।